केदारनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब 24 घंटे मिलेगी ऑक्सीजन की सुविधा। लगेंगे 2 हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर, स्वास्थ्य विभाग ने भेजा प्रस्ताव। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की चुनाव संचालन समिति। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया गया अध्यक्ष। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बरकरार, 364 नए संक्रमित आए सामने। संक्रमण से 2 मरीजों की मौत, 2400 पार पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या। पौराणिक और ऐतिहासिक पंचकोसी वारुणी यात्रा पर रोक, जिला प्रशासन ने लगाया बैन। कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा पर लगी रोक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। असम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। असम से ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा 48 घंटे तक अब प्रचार नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया। चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया, बड़ी कार्रवाई की गई है। असम में बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर प्रतिबंध लगाया गया है। 48 घंटे का यह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बीजेपी नेता चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा 48 घंटे तक अब प्रचार नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं असम से। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। असम में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा एक्शन। बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने केदारनाथ में हाइपर बैरिक ऑक्सीजन चैम्बर स्थापित करने के लिए महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव में केदारनाथ में जरूरतमंद श्रद्धालुओं को 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाएगी। इससे पहले इससे उनके इलाज में सहूलियत होगी और साथ ही पैदल मार्ग से धाम तक संचालित होने वाली एमआरपी में भी यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और आपको बता दें कि केदारनाथ में सिर्फ 57% ऑक्सीजन मौजूद है और फिलहाल जिसका कारण जो है यात्रा काल में बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द, रक्तचाप बढ़ना और सीने में दर्द, चक्कर आना, बेहोशी जैसी दिक्कतें होती हैं। गौरतलब है कि बीते 9 सालों में हृदयाघात से केदारनाथ यात्रा में 350 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है और इन शारीरिक समस्याओं से पीड़ित श्रद्धालुओं को धाम में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑक्सीजन सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उत्तराखंड में झंडे जी मेला भी अब शुरू हो गया है। शुक्रवार को झंडे जी का भव्य आरोहण हो गया है और इस दौरान दरबार साहिब जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहा। इसके बाद अब झंडे जी मेला शुरू हो गया है और कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्री दरबार साहिब और श्री झंडे जी मेला प्रबंधन कमेटी ने मेला 2 दिन तक ही सीमित रखना तय किया है। रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला संपन्न हो जाएगा और दोपहर करीब 2:20 पर श्री दरबार साहिब के सज्जादा नशीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण किया गया और वहीं इस दौरान पिछले सालों की अपेक्षा कम भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सहारनपुर चौक, गौ घाट चिराहा, दर्शनी गेट और मोची वाली गली, तालाब के चारों ओर भंडारी चौक के साथ ही गुरुद्वारे की ओर से आने वाले सभी मार्गों पर बैरियर लगा करके सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया। पुलिस ने झंडे जी आने वाले श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि वो कोविड-19 के नियमों का पालन करते रहें। सीएम रावत ने भी ट्वीट किया है और देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी है। गुरु महाराज की सभी भक्तजनों पर
अपनी कृपा जो है वो बनाए रखें और मुझे विश्वास है कि कोविड-19 से इस चुनौतीपूर्ण दौर में पूरी सतर्कता, आस्था और जज्बे के साथ इस धार्मिक मेले का सफल आयोजन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को 364 नए संक्रमित मरीज सामने आए और वहीं कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से 2 मरीजों की मौत भी हो गई। बता दें कि प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 2400 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 1,09,11 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 9,291 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 139 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। हरिद्वार में 118, नैनीताल में 34, ऊधम सिंह नगर में 31, पौड़ी में 12, अल्मोड़ा और चंपावत में 6, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 2, चमोली में 1, रुद्रप्रयाग और टिहरी में 5 और उत्तरकाशी में 3 संक्रमित पाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी जिले में रहे और एशिया के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण उन्होंने किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा कि उत्तराखंड के सबसे ऊंचे स्टेडियम रांची में आने वाले खिलाड़ियों के लिए यह स्टेडियम वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें मैदानी इलाकों से आने वाले और पहाड़ के युवा जब यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर के मैदानी इलाकों में जाएंगे तो उन्हें एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। देखिए, रांची हमारा हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स की दृष्टि से बहुत ही आइडियल है, आदर्श है। और यहाँ पर जो भी खिलाड़ी प्रशिक्षण लेंगे, जो भी यहाँ पर अभ्यास करेंगे, तो जब वो खेलों की प्रतिस्पर्धा के लिए यहाँ से बाहर जाएंगे, मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे, तो उनको एक अलग उनको एहसास होगा। उनका जो अभ्यास है वो हाई एल्टीट्यूड का उनका अभ्यास बना रहे। हमारे जो एडवेंचर से जुड़े हुए SDRF है, जो आपदा प्रबंधन में जो बल हमारे काम आते हैं, उनके लिए एक बहुत उपयुक्त स्थान होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर केवल उत्तराखंड के नहीं, अगर हम लोगों ने ठीक से इसका प्लानिंग किया तो बाहर से भी यहाँ पर। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगातार पैर पसार रही है, जिसके चलते देश के कई राज्यों को सख्ती बरतते हुए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन की नींद खोलकर रख दी है और जिसके चलते लगातार दूसरे साल भी उत्तरकाशी में होने वाली पंचकोसी वारुणी यात्रा रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 8 अप्रैल को होने वाली पंचकोसी वारुणी यात्रा को निरस्त करने का निर्णय लिया है। बता दें कि जिला मुख्यालय में सदियों से हर साल चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि को पंचकोसी वारुणी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा करके मंदिरों में दर्शन और पूजन करके सुख समृद्धि के लिए मनौतियां मांगते हैं। और पिछले साल भी कोरोना महामारी के चलते यहां पर प्रशासन ने धार्मिक और साहसिक महत्व की इस यात्रा को निरस्त कर दिया था और वहीं अब एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन को एक बार फिर से ये फैसला जो है वो लेना पड़ा। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ धर्म ध्वजा स्थापित की और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के धर्म ध्वजा स्थापित होने के दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत, जिलाधिकारी सी रविशंकर सहित आदि वहां पर कई अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण में धर्म ध्वजा स्थापना के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अखाड़ों में महाकुंभ की तैयारियां अब पूरी हो गई हैं। शामिल हुए और एक कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही शुभ कार्यक्रम। और एक तरह से आप जानते हैं कि धर्मध्वजा स्थापित होती है, एक तरह से कुंभ की आप इसे शुरुआत भी कह सकते हैं। शुभ मुहूर्त में हो रहा है, मंगल मुहूर्त में हो रहा है और आने वाले हमारे सभी कार्यक्रम कुंभ के निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम आशा करते हैं और सभी मिलजुल के काम करें, ऐसी भी आशा करते हैं। आज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की जो है आज धर्म ध्वजा स्थापित हुई है
और धर्मध्वजा स्थापित होने का तात्पर्य होता है कि हमारा जो कुंभ मेले की मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं, वो विधिवत प्रारंभ हो गई। आज से यहाँ पर एक बृहद भंडार घर का निर्माण किया गया, सभी को भोजन प्रसाद। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने सल्ट उपचुनाव के लिए वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में 19 सदस्यों की एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। समिति में राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा, उपनेता प्रतिपक्ष करण महरा और उनके साथ पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और उनके बेटे विक्रम सिंह रावत को भी रखा गया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शुक्रवार को चुनाव संचालन समिति का गठन किया है और इस समिति में कुमाऊं क्षेत्र, खासतौर पर अल्मोड़ा और आसपास की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर सीट से विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल को इस समिति की कमान सौंपी गई है। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के आदेश सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए हैं, लेकिन कई जगहों पर आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी जान पर खेलकर ही इन्हें वैक्सीन सेंटर पर जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग को वहां से ले जाया जा रहा है ताकि वो सेंटर पर जाकर के वैक्सीन लगवा सके। पुरोला ब्लॉक के सर बड़ियार क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बुजुर्गों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बुजुर्ग लोग कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इनका पैर यहां पर फिसल जाता है तो क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 8 किलोमीटर तक इन्हें ऐसे ही रास्ते से पैदल चलना पड़ा। और एक बुजुर्ग महिला ने तो यहाँ तक बताया कि हमारे लिए पुल गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारी उम्र 60 साल है और हम कैसे जाएंगे। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए पुल नहीं है, हमारे लिए गाड़ी नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे खच्चर नहीं है, हमारे घोड़ा नहीं है, हम लट्ठों के ऊपर जा रहे हैं, कहीं गिर जाएंगे तो क्या हो। 100 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, हम चल नहीं सकते, 60 साल की उम्र है, हम नहीं जा सकते हैं। बडियाड़ क्षेत्र के 8 गांव के बुजुर्गों के साथ में अभी मौजूद हूं। 8 गांव बडियाड़ के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कैंप लगाया गया था सर बडियाड़ क्षेत्र में, लेकिन वो कैंप 8-9 किलोमीटर सड़क मार्ग पे लगा रखा, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि आने जाने के जो संपर्क मार्ग हैं, रास्ते हैं, वो भी बदहाल हैं। आप देख सकते हैं इन बुजुर्गों की स्थिति। 80 से 85 साल के जो बुजुर्ग हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, 8-9 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैंप के लिए 8-9 किलोमीटर सरनोल जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी समझूंगा मैं, जबकि यहाँ पर सरबड़ियार क्षेत्र में लगना था ये कैंप। यहाँ पर मैं इन बुजुर्गों के साथ हूँ, मैं खुद चल रहा हूँ बुजुर्गों के साथ। कुछ जो टीमें हमारी हैं वो आगे चल रहे हैं, महिलाएं हैं,
आने जाने के जो यहाँ के लोगों के जो संपर्क मार्ग है वो भी बंद हैं। यहाँ पर सरकार प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। सड़क की स्थिति बुरी है। 8 गांव 3 ग्राम सभा हमको चलना आज सरनोला रहे, जो भी कोई आदमी घरी छूटे रास्ते में छूटे नहीं चल पा रही। हमारा चलना है जो पुरोला के लिए 50 किलोमीटर, जिसके जेब में 1000 रुपये होगा वो गाड़ी का संपर्क कर सकता है, अन्यथा आदमी कोई नहीं आ सकता है। इसलिए महोदय से कृपा निवेदन है कि हमारी स्थिति देखा जाए। ये कैंप में जो है पौंटी या डिंगाड़ी में लगना था, अभी सरनोला चल की यह स्थिति है कि हम कई लोग मर भी गए हैं, लेकिन उनका किसी का भला नहीं हो पाया। कुछ थी ना सभाई ना कुछ नहीं है कि तू लाम सोना थोड़ा कैंप लगाने यहाँ पार उठिए प्रधान को ऐसे ही है सब मना के ढूंढा काना हूँ कोई चिंता है ना हमारी, ये ना कोई चिंता है, समस्या कोई समस्या नहीं देखता हमारी, कुछ नहीं देखता हमारी। दुनिया में सड़क उन्होंने लगी, यहाँ ये गांव है यहाँ भी सड़क जा रहा है, और हमारा 8 गांव है बटियार, यहाँ कुछ नहीं संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, न सड़क है न तड़क है, कुछ न अस्पताल है, कुछ नहीं है। क्या रहेगा सर? हाँ सर, बटियार का मामला संज्ञान में है, चूँकि बुजुर्ग वहाँ पे हैं, लेकिन भारत सरकार की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जहाँ पे FI जो रिक्शा होना है या हमारी एम्बुलेंस खड़ी हो वो डिस्टेंस आधा किलोमीटर ऊपर ना हो। तो भारत सरकार गाइडलाइन के तहत हमें जो इसके नियरेस्ट सेंटर उसको रखना पड़ेगा। अभी बातचीत चल रही है, हो सकता भविष्य में हो जाए, लेकिन आज जो है गाइडलाइन के अनुरूप वहाँ बात। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चाहती जो चिड़ियाएं हैं वो भी अब रोजगार का साधन जो है वो बन सकती हैं। टिहरी वन विभाग ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है और इस इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ बर्ड वॉचिंग को भी रोजगार से जोड़ा जा सकता है। टिहरी वन विभाग ने पहली बार वानिकी महाविद्यालय रानीचोरी के 30 छात्रों को रानीचोरी से सटे जंगलों में बर्ड वॉचिंग का वॉक प्रशिक्षण दिया। इसके लिए एक गाइड की मदद से पक्षियों के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई और वन विभाग के रेंज अधिकारी आशीष डिमरी ने यह बताया कि यहाँ के जंगलों में कई तरह की प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन उनके नाम नहीं जान पाते हैं। ऐसे में स्थानीय और पर्यटकों में इन पक्षियों के नाम जानने की लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है और ऐसे में गाइड के काम के साथ साथ ही बर्ड वॉचिंग की जानकारी भी पर्यटकों को दे सकेंगे।
वन प्रभाग में पहली बार ये हमारा आयोजन किया जा रहा है और हमारे हॉफ साहब का प्रमुख वन संरक्षक महोदय का एक निर्देश थे कि सभी बच्चों में और गाँव वालों में और लोगों में इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएं ताकि उनका फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के चीज़ों से वन्य जंतुओं से, वन्य पशुओं से, वन्य पक्षियों से प्रेम बढ़े। तो हमारा आज पहला वो चूँकि फॉरेस्ट्री कॉलेज है, फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं, इनका एक सब्जेक्ट भी है, ये इस चीज़ में काम भी करते हैं, तो हमने पहले शुरुआत यहाँ से की है। इनमें से भी बच्चे आगे स्क्रीन आउट करके हम अप्रैल में, जून में इनका एक थोड़ा सा इस तरीके के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि ओरिएंटेशन होता रहे और बच्चे इस चीज़ में। उत्तराखंड के हरिद्वार में शुक्रवार को अनादि श्री सिंध्य पीठ दक्षिणी काली मंदिर में दृश्य शक्ति आश्रम से पेशवाई निकाली गई और ये पेशवाई चांडी पुल से होते हुए अपने स्थान सिद्ध पीठ दक्षिण काली मंदिर पहुंची। और बता दें कि इस दौरान निरंजनी अखाड़े ने पेशवाई का भव्य स्वागत किया और महामंडलेश्वर श्री 1008 कैलाश नंदगिरी की भव्य पेशवाई में हरिद्वार में जगह जगह हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करके भव्य स्वागत किया गया और साथ ही हरिद्वार की जनता ने भी आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक महिला ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है और ये कहा है कि पुलिस ने जेल में बंद उसके पति की बेरहमी से पीट करके हत्या कर दी है। मामला कुछ यूं है कि महिला ने अपने पति पर अपने बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और जेल में बंद कर दिया था। वहीं जेल में बंद कैदी की दूसरे दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर महिला ने पुलिस प्रशासन पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। दोनों में अभी भी झगड़ा हुआ था तो मैंने वो ऐसी बंद करा दी कि ये थोड़ा डांटेंगे पुलिस वाले तो आ जाएंगे एक आध दिन में। तो वो आए, इन्होंने चालान काट दिया बिगर हमसे पूछे बिगर साइन झूठ मूठ करके। उसके बाद कोई बात नहीं, चलो यहाँ थाने आए काशीपुर में भी इन्होंने थोड़ा बहुत हमसे पूछा कि कौन है, कि मेरे पति हैं। तो कोई बात नहीं, हमने सोचा कि हल्द्वानी जाएंगे, हम इन्हें सोमवार के दिन छुड़ा के ले आएंगे वकील करके अपना। उसके बाद क्या कहते हैं, हम घर चले गए थे। तो 5 तारीख को ये गए थे और 6 तारीख की शाम को इनकी 5-5:15 बजे मरने की खबर आ गई थी। ऐसा क्या हुआ जेल में जो पुलिस वालों ने मेरे पति को इतना मारा कि उनकी मृत्यु ही हो गई, यानी कि ये कत्ल केस है। मार पीट के उन्हें जान से ही मार। 24 घंटे भी नहीं रहे थे, एक रात ही रहे थे बस। एक रात पति को इंसाफ, मैं अपने पति की मतलब इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए अकेली हूँ। अगर वो थे तो खर्चा चलाते थे, मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा। उन्होंने मैं सज़ा के लिए भेजे थे, मारने के लिए नहीं। ये एक्चुअली मामला बहुत सिंपल है। ये जो महिला ये आरोप लगा रही है, उन्होंने खुद के पति के खिलाफ तहरीर दी थी कि उनकी बेटी के खिलाफ उन्होंने गलत कार्य किया। हमने भी इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया गया। जब एक माँ ये चीज़ बोलती है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और उनको अगले दिन विदिन 24 आवर हमने जेल भेज दिया गया। उनको मतलब कोर्ट के सामने पेश किया गया, वहाँ से वो जेल भेज गए। जब वो कुंडेश्वरी पुलिस की कस्टडी में थे, उनका मेडिकल किया गया और मेडिकल में उनकी तबीयत नॉर्मल बताई गई है। तो वो झूठे आरोप लगाइए और जितनी हमारी इसमें समझ है, कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मुकदमा झूठा दर्ज करवाया आपके पति के ना, तो खुद इस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो पुलिस पे आरोप लगा रही है। नहीं, वो मौत तो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी मेडिकल के जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उससे पता चलेगी। बट जहाँ तक कि पुलिस का रोल है इसमें। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। मोर्चे के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने यह बताया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर प्रदेश सरकार राजकीय कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग को लेकर के कोई ठोस रणनीति तैयार नहीं करती है तो उनका संगठन 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये कहा कि पेंशन कर्मचारियों का हक है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने उन्हें इस हक से वंचित कर दिया है, जिसकी बहाली करने के लिए उनका संगठन निरंतर आंदोलन कर रहा है। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा 25 अप्रैल को कुमाऊं
आक्रोश रैली आयोजित की गई है। निश्चित रूप से में हजारों कर्मचारी हमारे वो हल्द्वानी में रहेंगे और वो हमारे लिए सरकार के लिए एक ऐलान रहेगा कि कर्मचारियों का अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आक्रोश रैली कुमाऊं मंडल की है, उसके बाद सीधा विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा, क्योंकि इस तरह हम अपना उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सारा पुरानी पेंशन है, इसको हम लेके रहेंगे और इसके लिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। 35 या 40 साल सेवा करने के बाद अगर यदि हमें पेंशन से वंचित किया जाता है और वहीं एक दिन के विधायक सांसद को पेंशन दी जाती है तो ये कौन सा न्याय है? ये हम इसके लिए लगातार हमने चाहे देवताओं के भी गुहार लगे, हमने लगातार बहुत कार्यक्रम संघर्ष किए हैं, परंतु अभी तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल हमारे पक्ष में नहीं किया गया। तो ये हम उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2022 का चुनाव होगा वो कर्मचारियों का सरकार के बीच आर पार होगा। जो सरकार पुरानी पेंशन देने की बात करेगी, जो देगी, उसके साथ कर्मचारी रहेंगे और जो पुरानी पेंशन के संबंध में अपना मौन रूप धारण करेगी उसको हम इस समय जड़ से उठाने के लिए भी तैयार रहेंगे। पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा लगातार संघर्ष कर रहा है और सरकार के तमाम मंत्री और विधायक भी मान रहे हैं कि जो वर्तमान में स्कीम चल रही हो कहीं ना कहीं गलत है, कार्मिकों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन सरकार हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बात को हल्के में ले रही है और एक तरह से बरगलाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा स्पष्ट मैसेज है कि अब कोई भी कार्मिक झुकेगा नहीं, हम लगातार संघर्ष करेंगे और चाहे उसके लिए विधानसभा घेराव करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली में जाना पड़े, क्योंकि सरकार क्लियर कर चुकी है कि ये फैसला जो है वो दिल्ली से ही होना है। तो हम सीधे अब दिल्ली में ही कूच करेंगे और पूरे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के सभी कार्मिक, अब अगला हमारा मिशन है कि हम संसद का घेराव करेंगे और दिल्ली में हमारे अगली अव्यवस्थाओं से नाराज निर्मोही अखाड़े के संतों ने अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह की पिटाई का अब ये मामला सामने आया। हरवीर सिंह निर्मोही अखाड़े में संतों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और तभी कुछ संत भड़क गए और मारपीट शुरू हो गई। वहीं इस मामले में अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस घटना की निंदा की है और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी उनका हालचाल जाना है। अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के ऊपर हमला हुआ और मारपीट भी हुई। जो समाचार ये आया कि उनके साथ अभद्रा भी की गई और उनके कहीं चोटें भी आई हैं, खून भी बहा है। यह घटना निंदनीय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। कभी भी संत महात्मा इस तरह का कृत्य नहीं करते। समाचार आने के बाद हमने तत्काल एक टीम बनाई है जिसमें आह्वान से एक सदस्य दिया जाएगा जो अखाड़ा परिषद के मेंबर हैं। इसके बाद आनंद के अखाड़े से एक सदस्य दिया जाएगा, एक सदस्य अग्नि अखाड़ा लिया जाएगा, एक सदस्य अटल अखाड़े से दिया जाएगा, एक सदस्य बड़ा उदासीन अखाड़े से, एक सदस्य नया उदासीन अखाड़े से, एक सदस्य निर्मल अखाड़े से और एक सदस्य दिगंबर अनी अखाड़े से और एक सदस्य निर्वाणी अनी अखाड़े से लेकर के कल हम एक कमेटी गठित कर देंगे और कमेटी को एक हफ्ते का समय देंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पे निर्मोही अखाड़े के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना निंदनीय है। पर ये इतने कर्मठ इंसान के साथ दुर्व्यवहार करना, नाराज़गी सब में है। हम भी नाराज़ हैं बहुत चीज़ों के लिए लेके, पर मेरे हिसाब से डायलॉग से बातें सुलझनी चाहिए। मेरी तो मिसेस हरवीर जो है वो बहन बनी है, तो परिवार का मामला था, मैं देखने आई जैसे मुझे मालूम पड़ा। और ऐसे कोई भी घटने का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि हम संत समाज से हैं, साधु समाज से हैं। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।